प्रिय नाइन्थ के बच्चों, आज हम लोग गद्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ल्हासा की ओर, जिसको लिखा है राहुल संस्कृत्यायन ने। आओ हम लोग राहुल संस्कृत्यायन के जीवन के बारे में जानें। राहुल संस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल संस्कृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल संस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। आइए अब देखते हैं उनका यात्रा वृत्तांत जो है ल्हासा की ओर। चलिए अब शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यवहारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यानी सैनिक रास्ता भी था, व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी चीनी सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं जो सैनिकों के लिए बनाए गए थे। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, यानी उसी किले के कोई न कोई भाग में किसान वहां बस गए हैं, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसी परित्यक्त का अर्थ होता है जिसको त्याग दिया गया है। परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। जो यात्री जाते हैं वहां तिब्बत में बहुत ही तकलीफें होती हैं, और कुछ आराम की भी बातें हैं। कुछ आराम भी मिलता है। आराम, वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। यानी जात पात छुआछूत, औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो भिखमंगे हैं निम्न श्रेणी के, तो लोग अपने घरों में उन भिखमंगों को चोरी के डर से अंदर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोटी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन को खोटी कहा जाता था, वहां में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, जहां आप बैठे हैं, बाहर जो बैठे हैं वहां से चूल्हे का जगह दूर है, तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में अगर नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोटी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। यह आराम की बात है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया।
यानी टैक्स मांगने आया, रंगधारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला से पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति, जिसके साथ जा रहे थे लेखक, सुमति जिसका नाम है, कि जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी भिकमंगे के भेष में थे, फिर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे तो भिकमंगे नहीं, एक भद्र, एक सभ्य यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों ने उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। यानी तिब्बत के लोग शाम 6 बजे छड़ पीकर अपने होश हवास को खो देते हैं। अब हमें सबसे विकट टांडा थोडला पार करना था। टांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, जहाँ कोई न हो। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन जहाँ कोई नहीं है स्थानों पर मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। यानी तिब्बत में कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति थी। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची का अर्थ है दया दया 1 पैसे कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लटकोर तक के 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। टांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ठाढ़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत सफेद शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी उस पर पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर ठांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमा चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और दक्षिणवस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी 2 रास्ते जहाँ निकल रहे थे
मैं बाएं का रास्ता 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लडकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोल सुमति जो था वह मंगोल था। मंगोलों का मुंह तो ऐसा ही लाल होता है। अब वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे जजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। बस आज इतना ही, फिर आगे कल।